हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम अपनी इस क्लास में इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, जो चरवाहे थे वो आज के समय में नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था। आज के समय में नहीं, मतलब जब जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, उनके बाद जो चरवाहे थे उनकी लाइफ कैसी रही। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बहुत ही बेकार सी लाइफ रही, है ना। बहुत समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। उन्हें अपने खेत छोड़ने पड़े, अपनी जगह छोड़नी पड़ी, है ना। तो बहुत परेशानी लोग फेस कर रहे थे। ठीक है, तो आगे हम इस लेसन को आज आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज भारती नीनकर और हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस। ठीक है, तो आप सभी लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है सत्य शिक्षा अभियान। ठीक है, और जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा क्या, आपको उसके लिए डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम चैनल। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल के बारे में और जो पैस्टोरल लाइफ थी। ठीक है, कॉलोनियल रूल यहाँ पर क्या है। रुक जाइए जरा, हम लोग पेन की इंक ले ले जरा, हमारी कलम खराब हो गई। ऑल राइट, तो यहाँ पर दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स हैं, राइट, यानी कि अंग्रेज। ठीक है जी, ज अंग्रेज, है ना। चलो, तो जो लाइफ थी पास्टोरलिस्ट की, यानी कि जो चरवाहे थे, है ना, वो ड्रामेटिकली चेंज हुई। मतलब बहुत ही बड़े बदलाव और बहुत ही अलग बदलाव जो शायद हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद आए, है ना। जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे वो श्रंक हो गए। अरे यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो बहुत खराब हो गई, जरा इसको हटाते हैं। हाँ, अभी देख पा रहे हैं, है ना। श्रैंक मतलब घटकर कम हो गई। ओफो, कहाँ है हमारा श्रैंक, ये रहा, यानी कि घट कर कम हो गई। ठीक है, क्या जगह, राइट। तो मूवमेंट्स वर रेगुलेटेड, मूवमेंट्स जो थे वो रेगुलेट किए गए, चलाए गए लोगों के द्वारा कि भाई हम लोग बहुत परेशान हैं। ब्रिटिशर से कोई कहो कि कुछ ऐसा नहीं किया किया जाए। तो रेवेन्यू जो था, किसको, मतलब जो रेवेन्यू था वो लोगों को पे करना पड़ता था, वो बढ़ता जा रहा था कि टैक्स हमें पे करना है। अच्छा, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने आके कई सारी नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की। अच्छा, टैक्स कोई नया नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे पहले भी हम दिल्ली सल्तनत को टैक्स दे रहे थे। ठीक है, मुगल्स को टैक्स दे रहे थे, फिर ये ब्रिटिशर्स आ गए, इनको भी टैक्स दे रहे थे। मेरे ख्याल से ये नया नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे और जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे, ठीक है, उन्होंने कभी भी नाजायज पैसे नहीं मांगे, है ना। कोई अनवांटेड ऐसी चीज नहीं मांगी कि हाँ आपको देनी ही पड़ेगी। वो मांगे जाते थे किसपे कि भाई तुम जितना कमा रहे हो उसका वन थर्ड हमें दे दो, या उसका वन फोर्थ हम लोगों को दे दो, या फिर उसका वन टेंथ हम लोगों को दे दो, है ना। ऐसा कुछ होता था ना। पर यहाँ पे जो अंग्रेज आए इन्होंने तो मतलब हद कर दी। पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं और फायदा कुछ कर नहीं रहे, सारा नुकसान करे जा रहे हैं हमारा। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज थी अंग्रेजों की, है ना। एग्रीकल्चर स्टॉक जो था, एग्रीकल्चरल स्टॉक वो डिक्लाइन होने लगा, यानी कि स्टॉक मतलब यहाँ पे गाय भैंस भेड़ बकरी कैटल्स की बात हो रही है यहाँ पर, वो कम होने लगा। क्योंकि भाई साहब जब तक हमारे पास ग्रेजिंग ग्राउंड नहीं रहेंगे तो हम अपने जानवरों को कहाँ खाना खिलाएंगे, है ना। तो हमें भूखा भी नहीं रख सकते हम उन लोगों को। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर भूखे रहेंगे तो दूध नहीं मिलेगा, है ना। वो लोग बीमार पड़ जाएंगे, बहुत भयंकर बीमारी उन लोगों को हो जाएगी, मतलब जानवरों को हो जाएगी। और अगर किसी एक जानवर को कोई बीमारी हो जाती है तो वो सारे जानवरों में फैल जाती है। तो ये तो बहुत डिजास्टर था। फिर इसके बाद ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स वर एडवर्सली इफेक्टेड। अब इसकी वजह से ट्रेडर्स और क्राफ्ट पे भी बहुत बुरा असर पड़ने लगा। क्या असर पड़ने लगा कि जो ट्रेडर्स थे वो आना जाना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एरियाज डिफाइन कर दिए थे, कन्फाइन कर दिए थे कि भाई इस एरिया में ही रहोगे, तुम इसके बाहर नहीं जा सकते, है ना। अब ऐसा कैसे हो रहा था, देखते हैं। सबसे पहला, ये जो कॉलोनियल स्टेट था वो ये चाहता था कि सारे ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू फार्मलैंड। फार्मलैंड मतलब कि यहाँ पर उनकी बताई हुई फसलें उगाई जाए। जैसे इंडिगो, है ना, कौन सी फसल, इंडिगो उगाया जाए। ठीक है, ओपियम उगाया जाए, राइट। और क्या था, टी, यहाँ पर टी प्लांटेशन यहाँ पर की जाए, टी और कॉफी,
तो ये सब वो उगवाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ की जो वेदर जो अवेलेबिलिटी थी, जो फेवर था, मतलब जो वेदर था बहुत ही ज्यादा फेवरेबल था फॉर ऑल दीज प्लांटेशन और दी क्रॉप्स। तो इसीलिए वो चाहते थे कि यहाँ पर ये सभी फसलें उगाई जाए, और ये जो जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स है, क्यों हम अपने लैंड को, ये भारत इंडियन पीपल क्यों अपने लैंड को ये खराब करते हैं जानवरों को चरा चरा के। तो मतलब मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था, और अभी फिर से बता रही हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक भी चीज वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो हर चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते थे, कि अगर मेरे पास एक पेन पड़ी है ना, तो मैं उसको कैसे मशीन में कन्वर्ट कर दूं, या फिर ऐसे टूल में कन्वर्ट कर दूं कि वो यूजफुल रहे, उसे बेचा जा सके, राइट। तो इसीलिए ये सोचते थे कि इंडियंस हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, एक्चुअली बर्बाद ब्रिटिशर्स ने उनको किया। ठीक है। लैंड रेवेन्यू वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इट्स फाइनेंस। तो मतलब लैंड रेवेन्यू मिलता था इनको, उन्हीं की जमीन पर अपनी खेती करवा रहे हैं, उन्हीं की जमीन पर उनसे काम करवा रहे हैं, और फिर उनसे टैक्स भी ले रहे हैं। तो ये तो बहुत नाइंसाफी थी भाई। बाय एक्सपैंडिंग कल्टीवेशन इट कुड इंक्रीज इट्स रेवेन्यू कलेक्शन। जब कल्टीवेशन बढ़ेगा, है ना, कल्टीवेशन बढ़ेगा, जब हम लोग फसलें अच्छी लगाएंगे, तो क्या हो सकता होगा, इससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि टैक्स मिल रहा है किसको, ब्रिटिशर्स को बढ़िया टैक्स मिल रहा है। तो यहाँ पे फायदे में अल्टीमेटली है कौन, हर तरीके से ब्रिटिशर्स, है ना। आगे चलते हैं। तो इट कुड प्रोड्यूस मोर जूट, कॉटन, वीट। अच्छा, ये तो मैं नाम ही लेना भूल गई कि जूट भी यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर उगाया जाता था इंडिया में, है ना। कॉटन भी बहुत बड़े लेवल पर उगाया जाता था, वीट भी, और अदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट वर रिक्वायर्ड इन इंग्लैंड। ये सभी चीजें उगाई जाती थी जिनकी जरूरत इंग्लैंड में हुआ करती थी, है ना, कि ये चीजें हमें ब्रिटेन में चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इंडियंस जो हैं, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन की उन्हें पता हो कि इस चीज की वैल्यू क्या है। हम लोगों को वैल्यू नहीं पता थी, हम लोग सिर्फ क्या करते थे, लैंड को वेस्ट करते थे, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे। पर उस लैंड पर काम कौन कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। उस लैंड को चला कौन रहा है, हम लोग चला रहे हैं, बट हम उसे वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कौन कहते थे, ब्रिटिशर्स कहते थे। फिर जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स होते थे, ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव। अब उन्हें लगता था कि जितना भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, यानी कि जहां पर फसल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो अनप्रोडक्टिव है, वो लैंड वेस्ट है, उसको यूज ही नहीं कर सकते हम लोग। तो इट प्रोड्यूस नीदर रेवेन्यू नॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ना तो वहां से हम लोगों को टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा, ना ही कोई प्रोड्यूस मिल रहा है, तो इस लैंड का भैया क्या किया जाए। ठीक है। तो फिर 19वीं शताब्दी जब चल रही थी, उसके मध्य में, उसके बीच में वेस्ट लैंड रूल्स वर इनेक्टेड। अब नए रूल्स निकाले गए, कौन से, वेस्ट लैंड रूल्स। जो वेस्ट लैंड है, अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, यहाँ पर वो रूल्स निकाले गए। देखते हैं भाई क्या निकाले गए, तो बड़ी मजेदार चीज है। तो अनकल्टिवेटेड लैंड वर टेकन ओवर एंड गिवन टू सिलेक्ट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, जो लैंड यूज में नहीं है, वेस्ट है, ठीक है, तो वो किसी भी एक इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, या वो कोई भी एक इंडिविजुअल ले सकता है उसको। तो इंडिविजुअल्स जो थे वर ग्रांटेड वेरियस कंसेशन एंड एनकरेज टू सेटल दीज लैंड्स। तो इंडिविजुअल को कंसेशन दिए जाने लगे, मतलब छूट दी जाने लगी, रियायत दी जाने लगी, ठीक है, रियायत दी जाने लगी, उनको एनकरेज किया जाने लगा, अरे भैया यहाँ पे रहो, बढ़िया जगह है, सेटल हो जाओ। तो in most areas the lands taken over grazing tracts used regularly by pastoralists। ठीक है, तो कई लैंड भी ले लिए गए जो पास्टरलिस्ट यूज किया करते थे, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को ले लिया और वहां पर सेटलमेंट कर ली गई। तो जो एक्सपेंशन था, है ना, the expansion of cultivation inevitably meant to decline of pasture and a problem for pastoralist। भाई जो ग्रेजिंग लैंड थे, जहां पर मतलब ले जाया जाता था जानवरों को चराने के लिए, वो लैंड क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और जिसकी वजह से किसको प्रॉब्लम होने लगी, चरवाहों को प्रॉब्लम होने लगी। अब चरवाहों को प्रॉब्लम होने लगेगी, तो वो अब अपना लाइवलीहुड कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरीके से अपनी फैमिली को मतलब वो फीड कराएंगे, रियर करेंगे, तो बहुत मुश्किल काम था। तो सेकेंड टाइम पर मिड मिड 19 सेंचुरी में ही क्या हो रहा था, फिर एक फॉरेस्ट एक्ट भी लाया गया। आई थिंक ये फॉरेस्ट एक्ट ऑलरेडी आया हुआ था, है ना, कि कौन से रिजर्व फॉरेस्ट है, कौन से मीडियम टाइप के फॉरेस्ट हैं,
कौन से लो टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो किन-किन लोग कौन-कौन लोग आई मीन कौन-कौन से टाइप के फॉरेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। लोकल लोग जो हैं वो जो बेस्ट क्वालिटी के फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। तो फॉरेस्ट एक्ट वाज़ अनदर मतलब पंच ऑन द पब्लिक, ऑन इंडियंस। तो थ्रू दीज़ एक्ट्स, इन एक्ट्स के मतलब थ्रू क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे व्हिच प्रोड्यूस कमर्शियल वैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर जो है बेस्ट क्वालिटी पेड़, जैसे कि देवदार, साल, इनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी कि ये कैटेगरी विच इज ओनली विच इज ओनली यूज और कंज्यूम बाय कंपनी स्टेट, है ना, कंपनी या फिर स्टेट यही यूज कर सकता है, बाकी कोई यूज ही नहीं कर सकता, तो उन्हें रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। तो नो पैस्टोरलिस्ट वाज अलाउड टू एक्सेस दीज फॉरेस्ट, तो कोई भी चरवाहा इन जंगलों में नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए, और अगर वो जाएगा तो उसे बहुत ही सख्त पनिशमेंट दी जाएगी। तो इन फॉरेस्ट को क्लासिफाइड कर दिया गया एज प्रोटेक्टेड, कि भाई ये निगरानी में है, यहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो चरवाहे हुआ करते थे या जो लोग हुआ करते थे लोकल, वो मतलब गार्ड को से पटा के एंट्री कर लेते थे कि भाई प्लीज हमें काम करने देना, हमें लकड़ी चाहिए या हमें जानवरों को चराना है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो अब वो गार्ड फायदा उठाने लगा, भाई मुझे पैसे दो मैं तभी एंट्री कराऊंगा, वो करप्शन में आ गया, है ना। तो सम कस्टमरी ग्रेजिंग, एक सेकेंड ये कलर चेंज कर ले जरा, मजा नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पर सम कस्टमरी ग्रेजिंग राइट फॉर pastoralists वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वर सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। अब कुछ जो ग्राउंड्स थे वो उनको दे दिए कि चलो ठीक है यहाँ पर अपने जानवरों को चरा लेना, लेकिन यहाँ पर घूमना फिरना सख्त मना है, सख्त मना है, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे वो बिलीव करते थे दैट ग्रेजिंग जो है वो डिस्ट्रॉय करती है सैपलिंग्स को, यंग शूट्स को, है ना, जो कि जर्मिनेट होते हैं फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर। ऑब्वियसली अब देखो जानवर क्या खाएंगे, फ्रेश माल खाएंगे। अब क्या वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, अब गाय भैंस आ गई, क्या वो ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाएंगे कि चलो आज ऊपर वाले पत्ते खा के आते हैं, नहीं। उनको तो फ्रेश चाहिए, जो नीचे नीचे उगा हुआ है वैसे नीचे मुंह करके तो खाते, ऊपर मुंह करके तो नहीं खाते। दे आर नॉट एलिफेंट कि अपनी सूंड ऊपर घुमाई और कुछ टहनियां तोड़ के लाए और बस खा लिया, या फिर अपनी सूंड पेड़ पर लटकाई और उसको गिरा दिया, उखाड़ दिया, ऐसे गाय भैंस तो नहीं कर सकती ना भाई। तो वो वही खाएगी जो फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा पत्तियां निकलेगी। तो हर्स जो थे वो उन मतलब बढ़िया से वो सब चीजें खा जाते थे। तो दिस प्रिवेंटेड न्यू ट्रीज फ्रॉम ग्रोइंग, इससे नए पेड़ नहीं उग पाते थे भाई, अब उनको नुकसान हो रहा है, उनको तो बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि जितने पेड़ वो काट रहे उतने उग नहीं पा रहे, ये देवदार है ना। चलिए, तो फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइव्स ऑफ pastoralists, तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा इनकी जिंदगी पर। तो देवर नाउ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग, मतलब जैसे कि मैंने बताया उनको हर जगह जाने से मना कर दिया, तुम्हारे जानवर नहीं जाएंगे, ठीक है, तुम किसी भी एरिया में मूवमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें एंट्री चाहिए, यू नीड अ परमिशन। तो अगर तुम्हें फिर भी जाना है, दे हैड टू मूव बिकॉज मतलब लोगों को वहां से जाना पड़ा, अपनी जगह बदलनी पड़ी, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने परमिट कर दिया दैट दैट हैड बीन इशूड टू देम नाउ रूल्ड देयर लाइव्स, ठीक है, उनको निकाल दिया गया कि भाई तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि अब ये स्टेट प्रॉपर्टी है। तो परमिट यहाँ पर किस चीज की दी गई, कि परमिट स्पेसिफाइड दैट पीरियड इन विच दे कुड बी लीगली विद इन अ फॉरेस्ट, तो आपको परमिट चाहिए ताकि आप तभी लीगली, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा या फिर कुछ पेपर होगा तो उसमें सिग्नेचर वगैरह होंगे, देन यू कैन एंटर दी फॉरेस्ट और दी एनीथिंग। तो इफ दे ओवरस्टेड, अगर तुमने ज्यादा वहां रहे, ठीक है, तुम मतलब वहां रह सकते हो, कुछ महीनों की तुम्हें परमिशन दी जाएगी कि ठीक है तुम रह लो, अगर तुम्हारा जो टाइम है वो ज्यादा हो गया तो तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। तो ये समस्या भी आने लगी। अब थर्ड चीज क्या थी, वो ये कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो देवर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल, मतलब उन्हें थोड़े वो अजीब लगते थे। ऑब्वियसली हमें भी अजीब लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि बच्चे इनका लाइफस्टाइल अलग होता है, इनका ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, इनकी भाषा तो पल्ले ही नहीं पड़ती, ठीक है, और ये थोड़े से अजीब लगते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल नहीं लगते, हमें अजीब लगते हैं और उनको हम अजीब लगते हैं कि ये लोग कैसे हैं, इन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ये इतना मतलब इनके बाल ऐसे कैसे खुले हुए हैं। जनरली आप देखोगे नोमैडिक पीपल होते हैं
या फिर जो आदिवासी वगैरह होते हैं, इनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है ना? कई बार ये बहुत सारी ज्वेलरी भी कैरी करके रखते हैं, बट हम लोग नहीं कैरी करते, ठीक है? तो इट डिस्टर्ब्ड मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हॉक देयर गुड्स इन विलेज। तो मतलब वो डिस्ट्रस्ट करते थे उन लोगों को, किन लोगों को? नोमैड्स को, नोमैडिक पीपल को, क्योंकि ये लोग अपना सामान जगह-जगह बेचते थे, गाँव-गाँव बेचते थे, ठीक है? अब एक पर्सन मान लीजिए इसने किसी ने किसी को सामान बेचा, अब वो सामान गलती से खराब निकल गया, तो अब हम उस इंसान को ढूँढने नहीं जा सकते क्योंकि हमें नहीं पता वो जो नोमैड है, वो अब यहाँ से कहाँ गया होगा, है ना? हो सकता है कि कुछ दिनों में आ जाए, हो सकता है कि पता नहीं सालों तक ही नहीं आए, तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए जो अंग्रेज थे वो इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, दे वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन, ये चाहते थे कि हम इनके ऊपर रूल करें, ना कि इनके ऊपर, क्योंकि नोमैडिक पीपल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट जो सेटल्ड पीपल है वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं, उन्हें तो यही रहना है। तो व्हाई वी शुड नॉट रूलिंग ओवर देम, है ना? हमें तो जाना चाहिए भाई, उनके ऊपर रूल करना चाहिए। तो दे वांटेड टू रूल पीपल टू लिव इन विलेजेस इन फिक्स्ड प्लेस, जिनके पास फिक्स अधिकार हैं उनके खेतों पर, ताकि हम उनसे खेती करवा सके, इंडिगो उगवा सके, है ना? ओपियम उगवा सके, वीट, कॉटन, जो भी उगवाना चाहे वो उगवा सके। तो दोज हु वर सेटल्ड, है ना, वर सीन एज दी peaceable and law abiding, and those who were nomadic were considered to be criminal। अब इन्होंने ये कहा कि जो लोग सेटल्ड हैं, जो लोग एक ही जगह पर रहते हैं ना, वो शांतिपूर्ण लोग होते हैं, वो कानून को मानते हैं, है ना? जो नोमैड्स होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तमीज नहीं होती, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, है ना? जो यूरोपियंस आपने देखा ना, यूरोपियंस कितने सिविलाइज्ड होते हैं। इवन यूके की जो क्वीन है, या फिर जो क्वीन की जो फैमिली है, आप कभी देखो उसको, यू नो हाउ सिविलाइज्ड, हाउ यू नो दे आर, कि वो कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, मतलब हर चीज का एक रूल है। आप इस तरीके से खड़े हो सकते हैं, आप उस तरीके से नहीं बैठ सकते, है ना? अगर आप कार से निकले हैं तो आप अपनी कार का दरवाजा खुद बंद नहीं करोगे, अगर आपने कर दिया तो आपने रूल तोड़ दिया घर का, ठीक है? तो आपको उसकी सजा मिलेगी, और ये हेडलाइन बन जाएगी कि क्वीन की बहू ने कार का दरवाजा बंद किया। तो ये एक लॉ लो मैनर्स हैं, ठीक है? यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। तुम एक रानी हो, ठीक है? तुम कैसे किसी कार का दरवाजा बंद कर सकती हो? तो इसीलिए ना उन्हें ये नहीं समझ आता था कि नोमैड्स किस टाइप के लोग हैं, मतलब पता नहीं क्या लोग हैं, ठीक है? इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कोई तमीज नहीं है, दे आर वेरी अनहाइजीनिक पीपल। तो इसलिए वो चाहते थे कि सेटल्ड कम्युनिटी पे जाया जाए, है ना? इनके ऊपर रूल करना बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि नोमैड्स तो आपकी बात ही नहीं मानेंगे, दे आर क्रिमिनल उनके हिसाब से। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये एक्ट बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने एक लिस्ट बना डाली कि ये जो ट्राइब्स हैं जो इन जंगलों में रहते हैं या जो मूव करते रहते हैं, दे आर क्रिमिनल। ये अंग्रेजों का मानना था, हम लोगों का मानना नहीं है, ना था और ना कभी होगा। लेकिन हम सभी लोग इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं शायद हम एक जगह पर मान लेते हैं, ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा हो रहा है। हम अभी भी ट्राइब्स को क्रिमिनल मानते हैं, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? ट्राइब्स दे आर वेरी इनोसेंट पीपल, है ना? वो जंगलों में रहते हैं, नेचर की गोद में मजे से ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, बारिश एंजॉय करते हैं, नदी का पानी पीते हैं, जानवरों को पालते हैं, नेचर की रक्षा करते हैं। तो दिस इज आई थिंक वेरी गुड डील, है ना? ये बहुत अच्छी डीड है, पर हम लोग तो ऐसा नहीं करते, तो इसीलिए शायद हम इनको क्रिमिनल मानते हैं कि ये हमारी तरह नहीं है, इन्हें हमारी तरह पेड़ काटने चाहिए, ठीक है? ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे, बट हम लोग भी शायद कहीं ना कहीं मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको वापस से, आई थिंक मैंने कई बारी आपको रेफर किया होगा, यू शुड वॉच जय भीम मूवी। जय भीम इज द अल्टीमेट एग्जाम्पल, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इन चीजों को, कि जो ट्राइब्स हैं उन्हें कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है आज भी। दे आर नॉट सेफ, ठीक है? उनके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दिया जाता है जब जिसका मन करता है, ठीक है? अगर आप किसी को बचा रहे हो तो आप किसी ट्राइबल पे इल्जाम लगा सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू कैप्चर देम, ठीक है? क्योंकि वो हमारे लॉ से, हमारे कानून से परिचित नहीं है,
ठीक है? उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं, बस उन्हें भगाया जाता है यहाँ से वहाँ से यहाँ, है ना? तो ये मूवी आई विल रेफर यू, मतलब मैं अभी रेफर कर रही हूँ, यू हैव टू वॉच। जब भी आपको टाइम मिले, आफ्टर एग्ज़ाम, बिफोर एग्ज़ाम तो मैं नहीं बोलती, बट आफ्टर एग्ज़ाम ज़रूर देखना है इस मूवी को। दिस इज़ अ रियली गुड मूवी। ठीक है? ये सलमान खान की मूवीज़ देखने से अच्छा यू शुड गो फॉर दीज़ मूवी, है ना? ये एक रियलिटी आपको दिखाती हैं, आपकी मतलब सोसाइटी की, है ना? कि क्या चल रहा है, किस तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाता है अभी भी, है ना? तो कुछ अच्छी मूवीज़ देखा करो। हम सिर्फ़ ये इधर-उधर के गाने यहाँ-वहाँ, मुन्नी बदनाम, ये नहीं चलना चाहिए, राइट? ये एक एंटरटेनमेंट लेवल के लिए ठीक है, बट फॉर एनहांस योर नॉलेज यू हैव टू वॉच सच टाइप ऑफ मास्टरपीस। ठीक है? तो जो कम्युनिटीज थी क्राफ्टमैन की, ठीक है, किसकी कहाँ चला गया पेन, ये रहा, क्राफ्टमैन की, ट्रेडर की और पास्टरलिस्ट की वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब। देखो, मतलब ये बेचारे लोग अपना शुरू से काम कर रहे हैं, दे बिलोंग टू सिंस एजेस टू इंडिया, और यहाँ पर इनको क्या बना दिया गया, क्रिमिनल बना दिया गया कि भैया तुम लोग क्रिमिनल हो। क्यों क्रिमिनल हो? क्योंकि तुम लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि ये लोग बात ही नहीं मानेंगे हमारी, हमें दबाना ही उसी को है, हमें पकड़ना ही उसी को है जो हमारी बात मान पाए। तो दे आर, मतलब दे आर लाइक बर्ड, जिसे कैच करना मुश्किल है ना? Once this act came into force, these communities were expected to live only in a notified village settlement. इनको एक एरिया दे दिया गया, भैया तुम यहीं रहोगे, इसके अलावा तुम्हें कोई जगह नहीं मिली रहने की। ठीक है? उन्हें बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि तुम बिना परमिट के बाहर जाओ, तुम्हें एक पेपर लेके घूमना पड़ेगा, हमेशा एक कागज लेके घूमना पड़ेगा कि भाई मुझे परमिशन मिली हुई है कि तो मैं घूम सकता हूँ। विलेज पुलिस जो थी वो कॉन्टिन्यू के ऊपर नजर रखेगी, अगर किसी ने देख लिया कि भैया उनका आदमी बाहर आया है तो उसकी सीधा जानकारी अंग्रेजों को जाएगी। चौथी चीज क्या थी? एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू इनकम। जो कॉलोनियल सरकार थी उसका रेवेन्यू बढ़ रहा था, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वाज लुक्ड फॉर वेरी एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ टैक्सेशन। देखो, यहाँ पर अंग्रेज हर वो काम कर रहे हैं जहां से उन्हें पैसे मिल सके, कि भाई मुझे चाहिए पैसे, है ना? चाहे मैं लोगों को कहीं घर से बाहर निकाल दूं, चाहे मैं सारे जो फॉरेस्ट है उनको मतलब रिजर्व कर दूं, ठीक है, प्रोटेक्टेड कर दूं, चाहे मैं सबकी ग्रेजिंग लैंड छीन लूं, चाहे मैं सबकी जो कल्टीवेशन लैंड है उसको कन्वर्ट कर दूं इनटू दी बैड टाइप ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है, बट मुझे चाहिए पैसे। तो ये अल्टीमेट जो थॉट था वो था कॉलोनियल गवर्नमेंट का। तो टैक्स इम्पोज किया गया किस किस पे? लैंड पे, कैनाल वाटर पे, ठीक है, कहाँ है लैंड, ये रहा, कैनाल वाटर, जो नहर होती है ना जो खेतों के आसपास बनी होती है उसको कहते हैं। नमक पे टैक्स दे रहे हो, ट्रेड गुड्स पे अगर तुम अपना कोई सामान बाहर बेच रहे हो, और जानवरों पे भी, या तो आप जानवर बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो भैया आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब पास्टरलिस्ट से हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल, यानी कि मान लो अगर हमारे पास पहले के टाइम में, तो मैं कहती हूँ 500 से कम जानवर किसी के पास होंगे ही नहीं, अगर हर जानवर का ये 10 रुपए पे कर रहे हैं तो 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है इनको, समझ रहे हो? 5,000। आज के टाइम में तो मैं कहती हूँ 5,000 बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, पर है, थोड़ी वैल्यू है इसकी, पर इतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती होगी भाई। मतलब मेरे ख्याल से मैंने आज के टाइम में 10 रुपए ले लिए हैं, शायद क्या पता 1 रुपया भी चार्ज किया जाता हो, है ना? और जो ब्रिटिशर्स थे तो भाई वो तो बहुत चालू थे, वो तो 1 रुपए के 10 रुपए चार्ज करते थे, तो मेरे ख्याल इतना चार्ज उन्हें देना पड़ता होगा। तो यहाँ पर आदमी खा क्या रहा है और बचा क्या रहा है? कुछ भी नहीं। तो जो पास्टोरल ट्रैक थे, जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे, ठीक है, वहां पर ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया, भैया ले लो, ग्रेजिंग कराओगे तो आपको ग्रेजिंग टैक्स देना पड़ेगा, जितने जानवर खरीदोगे तो आपको हर जानवर का नया टैक्स देना पड़ेगा। वो फिर तो बहुत टेंशन वाली लाइफ थी। 1850 और 1880 के बीच में अब क्या काम हुआ? तो यहाँ पर क्या चला? राइट टू कलेक्ट द टैक्स वाज ऑक्शन आउट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के पास एक आया क्या काम, कि आपको राइट टू कलेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस करना है, ऑक्शन करना है, ठीक है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, अब जानते हैं इसके बारे में क्या है? जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये ट्राई करते रहते थे, मतलब ये इनका काम ये था कि ज्यादा एज हाई एज टैक्स ये रिकवर कर पाए, ठीक है, ठीक है, और फिर वो स्टेट को दे दें, और उसमें मतलब जितना स्टेट को देना उतना दे दो, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो इनकी जेब में जा रहा है।
तो मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली हम किसको हेल्प कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स को तो ज्यादा से ज्यादा दिला ही रहे हैं और साथ में खुद भी ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट किसका हो रहा था? यहाँ प्रॉफिट हो रहा था जो टैक्स कलेक्टर्स थे, है ना, जो मनी लेंड किया करते थे। मतलब मुझे यहाँ पर एक बात समझ आई है, इवन मैंने जितनी भी एसएसटी पढ़ी है ना, कॉलोनियल रूल वाली, मतलब जितने सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे पर राज किया, मतलब मुझे उसमें एक चीज ये समझ आई कि इस समय अगर किसी का फायदा हुआ इंडियंस में, तो वो फायदा ना सिर्फ इन्हीं लोगों का था। टैक्स कलेक्टर जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो मनी लैंड करते थे, है ना, और जो ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे। तो इन्होंने इतना अंधा पैसा छापा है ना, इतने पैसे इकट्ठे किए, इतने पैसे इकट्ठे किए हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। दे बिकम रिच ऑटोमेटिकली। तुम सरकार का फायदा करो, सरकार तुम्हारा फायदा करेगी, ये प्रोसेस चल रहा है। खैर, फिर 1880 में क्या हुआ? गवर्नमेंट बिगन कलेक्शन टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पास्टोरलिस्ट। अब सरकार डायरेक्ट लेने लगी टैक्स, क्योंकि बीच में जो टैक्स कलेक्टर था वो बहुत सारे पैसे ले रहा था। तो ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास, उनको पास दिया गया कि भाई तुम ग्रेजिंग ट्रैक्ट पे आओगे, ठीक है, अपने जानवरों को चराने के लिए। चराने के बाद वो पास दिखाओगे और फिर टैक्स पे करोगे कि भैया मैंने इस ग्राउंड पे इतने सारे जानवर चराए। तो चराने का टैक्स, जबकि ये फ्री था, ये नेचर से हमें मिला था, पर अंग्रेज आके यहाँ पैसे कमा रहे हैं, है ना। द नंबर ऑफ कैटल हेड्स ही हैड, एंड हेड्स मतलब जितने सर हैं उसके हिसाब से, एंड अमाउंट ऑफ टैक्स वाज पेड इनटू एंटर्ड ऑन दी पास। तो आपको वहीं के वहीं टैक्स देना पड़ेगा, फिर आपको एंट्री मिलेगी। बहुत बुरा था ये। तो ये जो पास्टलिस्ट की लाइफ थी अब कैसे बदली, देखते हैं। ये जो ग्रेजिंग लैंड थे, है ना, बट टेकन ओवर एंड टर्न इनटू कल्टीवेटेड फील्ड, ये तो हमें पता ही है। जिससे जो पार्शल एरिया था वो खत्म हो गया। इसके बाद जो रिजर्वेशन था फॉरेस्ट का, है ना, तो उससे क्या हुआ, जो शेफर्ड थे, जो कैटल हर्डर थे, वो वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब लंबे समय तक उनको फ्रेश ग्रेजिंग नहीं हो रही थी उनकी कैटल की फॉरेस्ट के अंदर। तो जो पार्शल लैंड थे वो खत्म होते जा रहे थे, फ्लोइंग वहां पर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एनिमल स्टॉक खत्म होता जा रहा था, क्योंकि वहां पर खाने के लिए कुछ सामान ही नहीं था, तो भैया एनिमल स्टॉक सरवाइव कहाँ करेगा। फिर इसके बाद जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट थे, ग्रेज देयर एनिमल इन वन एरिया एंड मूव टू अनदर एरिया। अब यही करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे थोड़ी दिन रह लेते फिर कहीं और रह लेंगे, ठीक है। पास्टोरल मूवमेंट अलाउड टाइम फॉर नेचुरल रिस्टोरेशन एंड वेजिटेशन ग्रोथ। अब अगर पास्टोरल मूवमेंट होगी तो उससे क्या फायदा होगा कि वो लैंड फ्री हो गया, वहां पर जो ग्रासेस हैं, जो ट्रीज हैं, उन्हें टाइम मिल गया ग्रो होने का। और restriction were imposed on pastoral movement. Grazing land came to be continuously used and the quality of pasture declined. मतलब टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, पर जो क्वालिटी है ग्रेजिंग की वो खराब होती जा रही थी। तो अंडरफेड कैटल मर रही थी, डेथ हो रही थी उनकी इन लार्ज नंबर, है ना, और जिससे मतलब भुखमरी फैल रही थी, ठीक है, बीमारियां फैल रही थी, हर चीज की कमी हो रही थी। तो पैस्टोरलिस्ट इन इंडिया, अब यहाँ पर मैप अवेलेबल नहीं है, ओफो। यहाँ पर ये लोकेट करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ पास्टोरल कम्युनिटीज, चलो मैं ये बाद में डालूंगी इसको, अरे आ गया सॉरी, मुझे लगा यहाँ मैप ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैप इंडिकेट करता है कि जो लोकेशन है पास्टोरल कम्युनिटी की मेंशन इन द चैप्टर, देयर आर मेनी अदर लिविंग वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये भूतियाज और गुज्जर, ये गड्डीज पंजाब, हिमाचल पंजाब के गुज्जर, है ना, रायकाज, बंजारा, बंजारा, और ये क्या है मालधीराज, और ये क्या है धानगर्स, ये है कुरुमा, कुरुबे, गोल्स, मतलब, और ये क्या है, ये रहा मोपेन समथिंग। तो मतलब ये सारे बंजारे थे, ठीक है, ये सारे नोमैडिक पीपल थे, जिनको बहुत अच्छी लाइफ से नहीं, मतलब नहीं गुजर रहे थे, ठीक है, इनकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी। तो अब ये जो पास्टोरलिस्ट थे, तो उन्होंने इन चेंजेस के साथ कैसे कोप अप किया? तो जो पास्टोरलिस्ट थे उन्होंने रिएक्ट किया बहुत सारे वेज में, बहुत सारे रास्तों में। तो कुछ ने क्या किया, जो नंबर ऑफ कैटल थे वो कम कर ली, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे। दूसरों ने नए पास्चर ग्राउंड्स देख लिए थे कि ठीक है हम यहाँ पर चले जाएंगे और यहीं पर हम अपने जानवरों को खाना खिला लेंगे। अब 1947 में क्या हुआ, यानी कि जब आजादी हम लोगों को शायद मिल गई होगी, है ना,
तो जो कैमल और शीप हुआ करते थे, यहाँ पर कैमल का एल गायब हो गया है और ये एल। तो कैमल और जो शीप थे हर्टिंग राइकस, है ना, जैसे कि कुड नॉट लॉन्गर मूव इनटू सिंध और ग्रेज देयर कैमल और बैंक ऑफ इंडस एज दे हैड डन अर्लियर। अब ये पहले ही मतलब इंडस में जा चुके हैं, सिंध इलाके में जा चुके हैं, ठीक है, और तो अब वहां के जो ग्राउंड है वो ही खत्म हो चुके हैं, तो अब इनके अपने जानवरों को कहाँ चराएंगे। तो नई पॉलिटिकल बाउंड्रीज यहाँ पे बन गई थी पहले ही, तो यहाँ पर लोगों का जो आना जाना था वो ऑलरेडी कम हो गया था, ठीक है। तो फिर ये लोग कहाँ माइग्रेट हो गए थे, हरियाणा में माइग्रेट हो गए थे, जहां पर जो भेड़े थी उनको एग्रीकल्चरल ग्राउंड में चराया जाता था। कुछ यहाँ पे अमीर चरवाहे थे, रिचर पास्टोरलिस्ट बिगन बाइंग लैंड एंड सेटिंग डाउन एंड गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ। तो उन्होंने मतलब क्या किया, अपने लैंड्स वहां खरीद लिए और अपनी लाइफ को वहां पर प्रॉपरली सेटल कर लिया। कुछ सेटल पीजेंट बन गए वहां पर, है ना, और लैंड कल्टीवेट करने लगे, खेती करने लगे, और जिससे उन्होंने अपना ट्रेड वहां पर बढ़ा लिया था। कुछ बेचारे गरीब पास्टरलिस्ट थे, ठीक है, दूसरी साइड पे वो पैसा उधार पे उधार लिए जा रहे थे और उनका कुछ चल नहीं रहा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, सभी ने अपनी जो कैटल थी वो खो दी, ठीक है, वो लेबरर्स बन गए और फील्ड्स में काम करने के लिए लगे और छोटे टाउन्स में रहने लगे। तो जो पैस्टरलिस्ट थे वो यहाँ पर नॉट ओनली कंटिन्यू टू सर्वाइव इन मेनी रीजन, देयर नंबर्स हैव एक्सपैंडेड ओवर रीसेंट डेकेड। तो यहाँ पर जो लोगों का नंबर था, ठीक है, वो बढ़ने लगा। अब वो क्योंकि वो एक एरिया में आकर रहने लगे और काफी सालों तक ऐसा चलता है। जो पार्शल लैंड्स थे एक जगह के, है ना, पेन कहाँ जाना है, इन वन प्लेस वॉज क्लोज टू देम, मतलब पार्शल लैंड उनके लिए बंद कर दिए गए, उनकी जो डायरेक्शन थी वो बदल दी गई मूवमेंट की, ठीक है, साइज कम कर लिया उन लोगों ने अपने हर्ड का, उन्होंने कंबाइन कर लिया पास्टोरल एक्टिविटी एंड अदर फॉर्म ऑफ इनकम, ठीक है, उन्होंने अडेप्ट कर लिया पास्टोरल इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। अब किस तरीके से भाई हम अपनी लाइफ जो है बदल सकते हैं और इसमें मैनेज कर सकते हैं। जो कई इकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, मतलब इकोलॉजिस्ट मतलब जो आसपास का इलाका देखते हैं, किस तरीके से जो हमारे जो सराउंडिंग्स है वो चल रही है ना, जो लैंड्स है वो किस तरीके के हैं, वो सही है नहीं, वहां पर ग्रेजिंग है या नहीं, वहां पर प्रॉपर बारिश है नहीं, मतलब इस तरीके की लैंड इंस्पेक्शन चलती रहती है। तो उन्होंने ये देखा कि जो ड्राई रीजन थे, ठीक है, और जो माउंटेन थे, वहां पर अभी भी जो पास्टोरलिज्म है वो अभी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो ये थी कुछ पास्टोरल लाइफ जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से टफ थी, ठीक है। अंग्रेजों ने हर चीज को बड़ा मुश्किल बना दिया था, हर चीज पे टैक्स थोप दिया था कि कुछ भी करिए पर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, तो दैट वाज नॉट अ गुड डील। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।